कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर सुर्खियों में है। बात अगर यूपी की दो बड़ी घटनाओं से जुड़े केस की करें तो इसमें एक्शन लिया गया है। बरेली में जहां बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग केस में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की तो गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के दोनों शूटर्स को एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया। मुठभेड़ गाजियाबाद के ट्रोनेका सिटी इलाके में हुई है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में दिशा के घर पर फायरिंग करने वाला शख्स और दूसरी तस्वीर आज जो नीट स्टूडेंट का मर्डरर था उसको भी पकड़ लिया गया है। दीपक के हत्यारे को भी पकड़ा गया। दो एनकाउंटर हुए हैं आज बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं और देख सकते हैं आप, जहां पर एक गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है वहीं पर आरोपी बदमाश घायल हुआ है जो नीट छात्र का मर्डरर था। वहीं अगर दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की बात करें तो उस बदमाश को, रविंद्र को, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उसमें दिखाया गया है। रविंद्र जिसमें आज मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है। बाइक से उतरता उसे आप देख सकते हैं। रविंद्र ने लाल रंग के जूते पहने हुए हैं और इन्हीं जूतों के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज मुठभेड़ में मारा गया है रविंद्र। तो आज मुठभेड़ में मारा गया है रविंद्र जिस पर 1 लाख का इनाम भी था। 12 सितंबर का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं और लाल जूते के आधार पर यहाँ तलाश की जा रही थी और अब न्यूज़ 18 के पास बदमाश रविंद्र का सीसीटीवी फुटेज है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शिकंजा कसा। एनकाउंटर के दौरान कुशीनगर में 3 आरोपी पकड़े गए। पशु तस्करों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है। घटना के दौरान गांव वालों ने एक आरोपी को पकड़ लिया था। अब तक इस मामले में 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। नीट स्टूडेंट दीपक की हत्या के बाद पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही। देखें। गोरखपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। पशु तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में पशु तस्कर रहीम को लगी गोली। रहीम के 2 साथी भी अरेस्ट। पुलिस की दबिश जारी। गोरखपुर में नीट छात्र दीपक हत्याकांड में पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। गोरखपुर कुशीनगर बॉर्डर पर पशु तस्करों को पुलिस ने घेर लिया। जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान रहीम नाम के बदमाश को गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के दौरान उसने साथी छोटू और राजू को भी पुलिस ने पकड़ लिया। घटना के दौरान अजब हुसैन नाम का पशु तस्कर गाँव वालों के हत्थे चढ़ गया। इसका इलाज चल रहा है। अब तक पुलिस इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चापी में जो घटना हुई थी उसके क्रम में जो भी अभियुक्त प्रकाश में आए थे उनमें से एक अभियुक्त वर्तमान में गंभीर स्थिति में जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था, अस्पताल में भर्ती है। इसके तहत एक रहीम को पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग के उपरांत, पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस मामले में प्रकाश में आए हैं उनके अगेंस्ट पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई। पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ कुशीनगर जिले में हुई। आरोपी रहीम टेहरवा थाने के कुचिया मठिया का रहने वाला है। रामकोला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य आरोपी भी पकड़े गए। पुलिस की टीम इन सभी से घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। आरोपी के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। घटना में शामिल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, अभी जो हमारी जितने भी अभी तक हमारे उसमें आए हैं, जो प्रकाश में आए हैं, बाकी हमारी लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। उसके क्रम में 4 हमारे अकाउंट फॉर हो गए। 2 के खिलाफ अभी हमारा पुरस्कार घोषित किया गया जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी आगे जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी, जो भी अन्य लोगों का पता चलेगा तो उनके उस हिसाब से आपको अवगत करवाया जाएगा। ये अलग अलग जाके रहने वाले थे। इनमें एक व्यक्ति गोपालगंज बिहार का रहने वाला था, एक व्यक्ति कुशीनगर का रहने वाला था और सब अन्य क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में जंगल धूसड़ गांव में पशु तस्कर गाड़ियों से पहुंचे थे। इसी दौरान हमले में नीट छात्र दीपक की हत्या कर दी गई थी।
लापरवाही के आरोपी में स्थानीय चौकी का पूरा स्टाफ पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है और अब पुलिस एनकाउंटर में आरोपी पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन भी है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता पीएम का जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाते नजर आए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने हवन पूजन किया। साथ ही लोगों ने गंगा में जाकर दूध और जल से मां गंगा का अभिषेक किया। इस दौरान बच्चों ने शंखनाद भी किया। और उधर देखिए, चमोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक किया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर किस तरह से उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए हवन पूजन भी किया गया। विशेष पूजा बद्रीनाथ मंदिर में हुई और वाराणसी में शंखनाद बटुकों ने किया है। नकल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पतां आत्मायज्ञेन कल्पतां ब्रह्मायज्ञेन। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, दिल्ली की, उड़ीसा की, गुजरात की, और सीएम ने यहाँ पर पीएम का जन्मदिन मनाया है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया में जश्न का माहौल देखने को मिला। और पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं का आगाज भी हुआ है। साथ ही देश के अलग अलग जगह पर कहीं रक्तदान कैंप लगे तो कहीं स्वच्छता अभियान चला, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री शामिल हुए। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी, उत्तराखंड से लेकर देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने भी उनको बधाई दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजनेता और अभिनेताओं ने बधाई संदेश दिए हैं। किसने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्यनगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी, और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे, और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है। प्रधानमंत्री जी जिन बातों पर लगातार सूत्र वाक्यों के माध्यम से एक आम जन का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो अभूतपूर्व है। आसानी से हर एक व्यक्ति के मन को टच करता है और उसके माध्यम से एक विस्तार और एक व्यापकता उनके भावों में छुपी होती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है, और एक पल भी थके बिना रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है।
और पीएम मोदी के जन्मदिन पर राजनेता और अभिनेताओं ने भी बधाई संदेश दिया है, आपको सुनवाते हैं। 140 करोड़ की जनता जो उनके लिए प्रार्थना कर रही है, हमारी उम्र उनको लग जाए, महादेव उनको और शक्ति दे, बहुत ताकत दे, मेरा देश विकसित भारत बने, हम लोग ताकतवर रहें और ट्रम्प इसी तरह मोदी जी को प्रेम करते रहें जिस हिसाब से आजकल वो पिछले हफ्ते से प्रेम उनका दोबारा से जागा है, भगवान करे। उनसे साक्षात्कार हुए थे, उन्हें सब पता था हमारे बारे में। मेरे परिवार के बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, ताहिरा की सेहत के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। दिस पर्सनल कनेक्ट ऑफ हिज विद द पीपल ही इंटरेक्ट्स विद मेक्स हिम एक्सट्रीमली स्पेशल। सो हियर्स मी विशिंग हिम गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पी 75 मोदी जी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए, उनके यश वैभव की कामना के लिए आज हमने यहाँ माता के चरणों में गुहार की है। उनका मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहे। जो आपने पिछले 11 साल में हमारे देश के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। आप देश के हर मुद्दे पे पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, स्पेस मिशन हो या फिर देश का सुरक्षा का मामला हो। सर, I pray to God, Ganesh, for your healthy and a long life. Sir, wishing you once again a very happy birthday. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस ग्रुप अंबानी परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के समर्पण, गुजरात के परिवर्तन और भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के नजरिए की काफी तारीफ की। It's a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who works so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. Jai Shri Krishna, Jai Hind. और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से सियासत के केंद्र में हैं। एक और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान ने नया संग्राम भी छेड़ दिया है। तो दूसरी तरफ उनका हाइड्रोजन बम वाला बयान भी चर्चा के केंद्र में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में रायबरेली में वोट चोरी के आरोपों के साथ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जल्द ही वो एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो बीजेपी की कथित करतूतों को उजागर करेगा। लेकिन इस बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि उनकी मानसिक उम्र बहुत कम है। राहुल गांधी के सारे बम फुस पटाखा हैं। इनका ना तो कोई बम चल रहा है, ना परमाणु बम चलेगा, ना एटम बम चलेगा, क्योंकि फुस हैं।
केवल कहने के लिए वो कुछ भी कह दें। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही कैसे एक राफेल का एक नमूना दिखा दिया था खिलौना के रूप में, तो उनके लिए उसी तरीके से हाइड्रोजन बम एक खिलौना है और ये परमाणु बम एक खिलौना है, और खिलौने के साथ जिस तरीके से बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार से राहुल गांधी की जो मानसिक एज है वो बहुत कम है, वो उन्हीं के तरीके से उन खिलौनों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। उनकी माता जी को समझ में नहीं आ रहा है। इधर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के एक बयान ने विवाद को और हवा दे दी है। आफरीदी के बयान पर साध्वी प्राची ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर ने ट्वीट किया है उनको कहूंगी, राहुल गांधी को और जिनके दिल पाकिस्तान में पड़े उनको ले जाइए पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान के गद्दारों की जरूरत है ना। ये गद्दार वहीं पाकिस्तान की सेवा करेंगे भाई, हिंदुस्तान में इनकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तो राहुल गांधी के बयानों को बीजेपी ने बचकाना करार देते हुए कहा है कि इससे नेता विपक्ष की गरिमा कम होती है। वहीं शाहिद आफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ करके बीजेपी को एक और मुद्दा दे दिया है। बीजेपी को इससे क्या सियासी माइलेज मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में आगामी चुनावों की तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर यूपी में भी स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन SIR के जरिए मतदाता सूची को दुरुस्त करने का अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को लखनऊ में प्रदेश भर के अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। क्या है ये अभियान और क्यों इसकी जरूरत पड़ गई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाकर ERO, नेट और BLO ऐप की ट्रेनिंग दी। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार और भारत निर्वाचन आयोग के नए दिशा निर्देशों की जानकारी साझा की गई। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची से मौजूदा सूची का मिलान किया जा रहा है ताकि SIR लागू होने पर वोटर्स को कम से कम दस्तावेज जमा करने पड़े। SIR भी जैसे बिहार में हो रहा है तो पूरे देश में आगे जब होगा तो उसके लिए अभी से हमें क्या तैयारियां करनी है ये भी बताया, और जनरली जो हमारा इलेक्टोरल रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं रहती अधिकारियों को भी, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें ये भी मिलान कर रहे हैं कि ऐसे मतदाता आज की मतदाता सूची में जो 2003 की भी मतदाता सूची में थे, जिससे जब कभी भी SIR का अनाउंसमेंट होगा तो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स हैं कम से कम उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। यूपी में SIR की जरूरत हाल ही में सामने आए मतदाता सूची के गड़बड़ झाले ने और बढ़ा दी है। महोबा जिले के कुलपहाड़ तहसील में जैतपुर ग्राम पंचायत के एक 4 कमरे वाले मकान नंबर 803 में 4271 मतदाता दर्ज कर दिए गए। यही नहीं, जौनपुर और आजमगढ़ में भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जहां मतदाता सूची में भारी अनियमितताएं पाई गई। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन BLO था उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपिक त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली। चुनाव आयोग का ये अभियान न सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त करेगा बल्कि आने वाले चुनावों को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। अब हर वोटर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जानकारी सत्यापित करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।